गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एजाज अहमद आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। एक ऐसा मसला हिंदुस्तान में चल रहा है, हमारे भारतवर्ष में चल रहा है, जिससे जो कम्युनलिज्म का मसला है, नेशनलिज्म का मसला है, इस्लामोफोबिया का मसला है। मैं इसी के ऊपर आज आपसे बात करूंगा और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और इसे अपने साथियों में भी फॉरवर्ड करेंगे, इसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। तो आज मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले राष्ट्रवाद क्या चीज है। राष्ट्रवाद आज का टॉपिक है। नेशनलिज्म है, इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, एक एक करके मैं सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा। राष्ट्रवाद क्या है, कहां से शुरू होता है, ये चीजें मैं सबसे पहले आपके सामने डिस्कस करता हूं। नेशनलिज्म के बारे में हम देखते हैं कि हमारा भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और यहां पे अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने तमाम सारे क्षेत्र को जीत करके एकजुट किया और एक बृहद भारत की रचना की। ये अंग्रेजों के से गलती से हो गया, क्योंकि यहां पे उनका मकसद यहां पे एक बड़े भारत की रचना करना नहीं था। वो तो यहां पर व्यापार करने आए थे, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में व्यापार कर सके, लेकिन उन्होंने जोड़ दिया उसको एक दूसरे से। हम देखते हैं कि तमाम सारे क्षेत्र के, भारत के क्षेत्र न सिर्फ इससे एकीकृत हुए, बल्कि तमाम ट्रेन चला करके इन्होंने देश के कोने कोने को अच्छी तरह से जोड़ दिया। पहले भारत के लोग, पंजाब के लोग पंजाबी कहलाते थे, बंगाल के लोग बंगाली कहलाते थे, तमिल कहलाते थे, इस तरह से अलग अलग, राजस्थानी कहलाते थे, गुजराती कहलाते थे। लेकिन अंग्रेजों की इस रेलवे में एक भारतीय या एक इंडियन बना दिया तमाम सारे लोगों को। हम देखते हैं 1857 में एक रिवोल्ट हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। वह रिवोल्ट ये पूरा उत्तर भारत को अपने चपेट में ले लिया था, मध्य भारत के भी कुछ हिस्से थे इसमें। लेकिन यह रिवोल्ट जो अंग्रेजों के खिलाफ था, यह राष्ट्रवाद नहीं था, यह एक देश प्रेम कह सकते हैं इसको, अपने देश से प्रेम था और इसकी वजह से वो अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, अंग्रेजों को यहां से हटा देना चाहते थे। लेकिन 1857 के बाद जो पढ़े लिखे लोग थे, जो समझदार लोग थे, क्योंकि 1857 में का जो विद्रोह था वो पढ़े लिखे लोगों का विद्रोह नहीं था। ये इसमें सैनिकों ने हिस्सा लिया था, इसमें किसानों ने हिस्सा लिया था, इसमें आदिवासियों ने हिस्सा लिया था, कुछ राजे रजवाड़ों ने भी हिस्सा लिया था। लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों ने जब इस आंदोलन को शुरू किया अंग्रेजों के खिलाफ, तो एक नए सभ्य तरीके से शुरू किया। मारकाट नहीं शुरू की, बल्कि प्रेयर एंड पिटीशन के द्वारा अपने अधिकार प्राप्ति की बात की और इसे नेशनलिज्म नाम दिया, राष्ट्रवाद। इसको, ये अपने इस कार्य को उन्होंने नेशनलिज्म नाम दिया। तो हम देख सकते हैं 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो इसे स्थापना करने वाले भी एक अंग्रेज थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम ने किया था और ये लाइफ लॉन्ग तक इसके सेक्रेटरी बने रहे। लेकिन पहले जो इसके प्रेसिडेंट है उमेश चंद्र बनर्जी इनका नाम था, और दूसरे थे दादा भाई नौरोजी, तीसरे हुए बदरुद्दीन तैयब जी। यानी कि इन लोगों ने बिना किसी रेशियल भेदभाव के, बिना किसी हिंदू मुस्लिम भेदभाव के इस संस्था को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को चलाना शुरू किया और एकजुट करने के लिए पूरे भारत को अंग्रेजों ने ज्योग्राफिकली तो एकजुट कर दिया था, लेकिन नेशनली वह एकजुट नहीं थे। इसलिए एकजुट करने के लिए इन्होंने अपना अधिवेशन जगह जगह शुरू किया। यहाँ इन्होंने दिल्ली में शुरू किया अपने अधिवेशन, इन्होंने कलकत्ता में शुरू किया, इन्होंने मद्रास में शुरू किया, इन्होंने बंगाल में, बॉम्बे में शुरू किया। तो अपने अधिवेशन ये जगह जगह करते रहे और वहां के लोगों से जोड़ते रहे, उन लोगों को एहसास दिलाते रहे कि ये भारत एक है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी लोग हैं वो भारतीय हैं, कोई कश्मीरी नहीं है, कोई गुजराती नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, इस तरह से कोई पंजाबी नहीं है। इस तरह की भावना लोगों के अंदर भरना शुरू की और इस तरह की भावना जब हुई तो पूरी तरह से ये नेशनलिज्म कहलाई, ये नेशनलिज्म।
राष्ट्रवाद से ओतप्रोत भारत की जनता अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ी हुई 1905 में, जब बंगाल का बंटवारा हुआ, स्वदेशी आंदोलन चलाया और अंग्रेजों को मजबूर होकर के 1911 में इस बंगाल के विभाजन को रद्द करना पड़ा। पहली सीख मिली हिंदुस्तानियों को कि अगर वो अड़ जाएं तो अंग्रेजों से कोई भी मांग अपनी मनवा सकते हैं, कोई भी उन्हें डिमांड कर सकते हैं, कुछ उसे अंग्रेजों को मजबूरन पूरा करना पड़ेगा। हम देखते हैं उसके साथ ही साथ जब यह आंदोलन राष्ट्रवाद के लिए कांग्रेस चला रही थी, तो कुछ ऐसे लोग भी थे उस कांग्रेस में जो ये नहीं चाहते थे कि हिंदू मुसलमान एक साथ चल सके, एक साथ लड़ाई लड़ सके अंग्रेजों के। इसलिए कुछ हिंदू भी तथा कुछ मुसलमान भी, मैं नहीं कह सकता खाली खाली हिंदू थे, मुसलमान भी थे, जो एक राष्ट्र वाले, राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्र से प्रेम करना, राष्ट्र को अपनी आंखों का तारा समझना, राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना, यह राष्ट्रवाद है। लेकिन इन्होंने, कुछ लोगों ने इसे यहां पे एक दूसरा राष्ट्रवाद शुरू किया, वह है हिंदू नेशनलिज्म। यहीं पे कुछ लोगों ने मुस्लिम इस काउंटर करते हुए मुस्लिम नेशनलिज्म किया। इसमें ये नेशनलिज्म तो है, राष्ट्र के लिए लड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग ही, ज्यादा लोग नहीं हम कह सकते, कुछ ही लोग जो थे वो ये भी चाहते थे कि हम राष्ट्र के लिए भी लड़ाई लड़ें तथा अपने हिंदू जनता को भी, अपने हिंदू भाइयों के लिए भी, उनके तुष्टिकरण के लिए भी कार्य करें। उसी तरह से मुसलमान भी ऐसा कर रहे थे। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जिनका नाम आता है वह है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक सबसे पहले इन्होंने महसूस किया, इन्होंने कई सारे हिंदू नाम से तमाम सारी संस्थाएं चलाई, जैसे हिंदू हॉस्पिटल, जब वहां प्लेग फैला था महाराष्ट्र में। इसके बाद इन्होंने गणपति फेस्टिवल, आज जो गणपति बप्पा मोरिया चलाया जाता है ना महाराष्ट्र में, वो इन्हीं की देन है। शिवाजी फेस्टिवल ये तिलक जी की देन है। इन्होंने लाठी क्लब भी चलाई, जहां पे लाठी चलाना सिखाया जाता था। तो इस तरह से हम, इसके बाद दूसरे नंबर आते हैं वीवी सावरकर। वीवी सावरकर, वीवी सावरकर ने भी हिंदुत्व की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। इन्होंने टर्म जो हिंदुत्व है, ये इन्हीं का, वीवी सावरकर कहीं क्वाइन किया हुआ है। हिंदू धर्म से, हिंदू से सिर्फ वो नहीं था, बल्कि ये और आगे बढ़ के हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी ऑर्थोडॉक्सी और ज्यादा यानी हार्ड लाइन की तरफ चलने के तरफ इन्होंने इशारा किया। ये थे सावरकर। साथ ही साथ कुछ सॉफ्ट हिंदुत्व के लोग थे, जैसे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ये लोग कुछ सॉफ्ट हिंदुत्व के लोग थे, लेकिन ये जो थे ये हार्डकोर हिंदुत्व के लोग थे। तो मालवीय थे जिन्होंने हिंदू सभा की हिंदू महासभा की स्थापना की, और लाला लाजपत राय ने बहुत बड़े एक्टिव मेंबर थे इसके आर्य समाज के। तो इस तरह इन लोगों ने नेशनलिज्म में फूट डाल दी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि in the last decade of the 19th century there was a split in nationalism, and also in the first decade of the 20th century, first इसमें इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। ये 1906 ये हिंदू महासभा जो स्थापित किया मालवीय ने 1916। बहरहाल इस तरह से अलग अलग वो चली। ये है तो हम ये देखते हैं इनके दोनों तरफ से इन दोनों ने इस राष्ट्रवाद को, जो राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी,
उसको कमजोर ही किया, इन्होंने ताकतवर नहीं बनाया। इन दोनों लोगों ने, दोनों पक्षों ने इसको ताकतवर नहीं बनाया, कमजोर बनाया। फिर हम देखते हैं कि 18 जब कुछ लोग और इसमें जुड़ गए, 1925 में भी एक संस्था बन गई, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। हेडगेवार जी, उन्होंने भी हिंदुत्व को आगे बढ़ाया। डॉक्टर बलीराम हेडगेवार। इधर दूसरी तरफ मुस्लिम लीग थी, वो पाकिस्तान लेने के लिए अड़ी हुई थी। बहरहाल इस तरह से हम देखते हैं राष्ट्रवाद को छोड़ करके लोग इधर उधर के कामों में ज्यादा बिजी हो गए। लोग राष्ट्रवाद, कुछ कांग्रेस के जो कुछ सेक्युलर लीडर थे वो उसके लिए लड़ रहे हैं, गांधी जी हैं जो राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यहीं पे कुछ लोग थे जो अपने देश के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे, अपने मुफाद के लिए लड़ रहे थे। तो राष्ट्रवाद से इनका कोई लेना देना नहीं, बल्कि उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद या राष्ट्रवाद को अपनी तरफ ले लिया कि हिंदुओं इस राष्ट्रवाद से मुसलमानों का कोई लेना देना है। बहरहाल इन दोनों में खाइयां बढ़ती गई और नतीजा ये हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना और बहुत सारे, खलीकुज़्ज़मान, लियाकत अली, बहुत सारे लोग थे जो मिलकर के जिन्होंने पाकिस्तान का निर्माण कर दिया और हिंदुस्तान 1947 में 15 अगस्त में आजाद हो गया। आजादी के बाद भी हम देखते हैं कि बहुत सारे, इस आजादी के दौरान अंग्रेजों ने ये बात कही थी और भारत के जो सेकुलर लीडर्स थे, कांग्रेस लीडर थे, उन लोगों ने कहा था कि ये भारत हिंदुओं का ही नहीं सबका है। उसी तरह पाकिस्तान भी जो था वो मुसलमानों का नहीं सबका था। यानी कि ये पब्लिक के ऊपर एक चॉइस छोड़ी गई कि तुम चाहो तो माइग्रेट कर जाओ, नहीं तो यहीं पे रहो। मुसलमान जो पाकिस्तानी नहीं थे, जो मुस्लिम लीगी नहीं थे, जो कांग्रेसी मुसलमान थे, जो कांग्रेस से लेना देना था जिनको, वो सारे इंडिया में रुक गए। पाकिस्तान वाले कांग्रेसी इंडिया भाग आए। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जो मुस्लिम लीगी थे वो इंडिया से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान वाले मुस्लिम लीगी तो वहां पे है ही। तो कहने का मतलब जो इंडिया में मुस्लिम बचे वो टोटली नेशनलिस्ट मुस्लिम थे, वहां पे कहीं किसी तरह का कोई डाउट नहीं था, वो अपने चॉइस से यहां पे रुके हुए थे। तो ये नेशनलिज्म का एक हिस्सा था। बहरहाल हम जब देखते हैं कि 1947 में भारत आजाद हो गया तो यहां पर बहुत सारे ऐसे तत्व जो थे, जो रह गए थे, जिनको ये मानना था कि मुसलमानों का यहां कुछ नहीं है और मुसलमान क्यों नहीं गए, और गांधी जी की भी इसी मामले में हत्या कर दी गई कि गांधी जी कौन होते हैं यहाँ पे मुसलमानों को रोकने वाले या मुसलमानों को फेवर करने वाले। बहरहाल वो तो सारे कांग्रेस वाले ही फेवर कर रहे थे कि कोई जाए कोई ना जाए, जिसकी मर्जी है। बहरहाल इस तरह से बंटवारा हुआ। तो हम देखते हैं कि उसके बाद भी ये नफरत, इस डिवीजन के बाद भी हिंदू मुस्लिम नफरत बढ़ती जा रही थी और जवाहरलाल नेहरू ने जैसे तैसे इसको पार लगाया। लेकिन जब इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा ने सोचा कि इस नफरत को जड़ से खत्म कर दो। उसने डिक्लेयर किया कि हिंदुस्तान एक सोशल डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर रिपब्लिक है। सोशल डेमोक्रेटिक पहले से ही था, इन्होंने सेकुलर वर्ड और जोड़ दिया। ये हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री है, हिंदू के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है, सबके लिए एक सेकुलर कंट्री है। और इस तरह से एक महान बनाने का प्रयास किया कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता, ऐसा करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसे पसंद नहीं कर रहे थे, इसे एकीकरण को नहीं पसंद कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान का एकीकरण तो हो गया था लेकिन भारतीयों का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। इसी दो तरह के हिंदू नेशनलिज्म, मुस्लिम नेशनलिज्म के बारे में की वजह से अब हम देखते हैं कि जब तकरीबन लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 1990 के बाद से एक ऐसा युग शुरू हुआ जब नफरत का युग, जिसे हम कह सकते हैं, जो आज तक चल रहा है। 1990 से शुरू हुआ
और ये 1923 तक चल रहा है। फिलहाल जो 1923 है, हम ये तक आगे भी बढ़ सकता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन तब से एक और विचार इस तरह की नफरत बढ़ी। अब हम देखते हैं नेशनलिज्म की परिभाषा बदल चुकी थी। जो हिंदू नेशनलिज्म था वो खत्म हो गया, यानी नेशनलिज्म का मतलब ही हिंदू नेशनलिज्म। कहीं भी आप अखबारों में पढ़ें या टीवी में पढ़ें कि बजरंग दल जैसे राष्ट्रवादी, यानी राष्ट्रवादी अगर किसी को कहा जाता है, नेशनलिस्ट किसी को कहा जाता है, तो उसमें डेफिनेटली मुसलमान शामिल नहीं है। यानी कि इस पूरे हिंदू नेशनलिज्म को सिर्फ नेशनलिज्म नाम दे दिया गया, यानी कि नेशनलिस्ट कोई है तो मुस्लिम है, और हिंदू है, मुसलमान नेशनलिस्ट कोई नहीं है। और एक नई चीज और जोड़ी गई ये राष्ट्रवाद के बाद, ये जोड़ी गई इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया क्या है, अब यहां पे मैं बताता हूं। इस्लाम धर्म एक्चुअली जैसा कि मैं अभी बताया, इस्लाम धर्म के लिए नफरत तो पैदा ही की जा रही थी, मुसलमानों के लिए पैदा की जा रही थी, लेकिन यह इस्लाम के को बता करके, इस्लाम का नाम लेकर के लोगों को डराना, पब्लिक को। कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें शामिल थी, कुछ लोग भी थे, कुछ संगठन भी थे, जो ये पब्लिक में डर पैदा कर रहे थे कि अगर ये मुसलमान रह गए, अगर ये क्रश नहीं किया गया, तो ये फिर से हिंदुस्तान एक मुस्लिम कंट्री बन जाएगा। इसे इस्लामोफोबिया कहते हैं, यानी इस्लाम के नाम पर डराना लोगों को, और डरा करके उनको इतना मजबूत बना देना कि मुसलमानों को उखाड़ फेंको। सरकारें भी अपना रोल अदा कर रही हैं, बुलडोजर चलवा रही हैं, मस्जिदें गिरवा रही हैं, मदरसे गिरवा रही हैं, मजारे गिरवा रही हैं, तरह तरह से उनको अरेस्ट किए जा रही है। यानी कि सबसे ज्यादा आज के डेटा ये है कि सबसे ज्यादा अगर इनोसेंट कोई जेल में मौजूद है तो वो मुस्लिम्स हैं, ये सरकारी डेटा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये इस्लामोफोबिया जो है ये नया डेवलपमेंट है जो 1990 से शुरू हुआ है और 1923 तक कंटिन्यू है, और ये चलता जाएगा जब तक सरकार इसके लिए कोशिश नहीं की गई। यहां पे हम देखते हैं कि इस इस्लामोफोबिया के तहत बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। लव जिहाद एक नाम दिया गया, लव जिहाद, यानी कि अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करता है तो वो गलत है, वो लव जिहाद है। अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की से शादी करती है वो घर वापसी है, यानी अगर कोई हिंदू बन जाता है तो वो घर वापसी है, अगर कोई मुसलमान बन जाता है वो जिहाद है। तो इस तरह की बातें की गई। इसके बाद हम देखते हैं गौरक्षा चलाया गया। गौरक्षा, इसके नाम पे लिंचिंग की गई बहुत सारा, मुसलमान बहुत सारे ऐसे लोग जो थे जिन्हें गौरक्षा के नाम पे कितना भी पीट दो, कुछ भी कर दो, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर मार दिया जाता है किसी मुसलमान को गौरक्षा के नाम पे तो सरकार एफआईआर दर्ज कर लेती है। और अभी जी समिट के बाद थोड़ा सा एक्शन भी हुआ है, G20 समिट के बाद कि एक बहुत बड़ा गौरक्षक पकड़ा गया जिसके ऊपर कई मर्डर का इल्जाम है। तो मैं बताना चाहता हूं किस तरह से लव जिहाद के बाद गौरक्षा शुरू हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रिपल तलाक के ऊपर एक कानून बन गया, ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें और भी हैं कि बहुत सारी जो वक्फ की प्रॉपर्टी पे इस पे हमला किया गया, उसको लिया गया, अधिग्रहण कर लिया गया, या ऐसे इस तरह से प्रताड़ित करने वाले ऐसे तरह तरह के कानून बनाए गए जिससे मुसलमानों को हर तरह से तंग किया जाए और उस तबके को खुश किया जाए जिससे उन्हें वोट मिलना है। और ये भारत के लिए शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, किसी एक सरकार के लिए सरकार अपनी सत्ता इस सीढ़ी पर कदम रख के अपना तय कर सकती है, अपना भविष्य बना सकती है, लेकिन इससे भारत के भविष्य का क्या होगा? तमाम सारी पार्टियों को मिलकर यह सोचना होगा कि हम वह जो है, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, देश रहना चाहिए।
ये हमारा राष्ट्र रहना चाहिए, राष्ट्र को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट आए, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट आए, देश सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, सबसे ऊपर देश है, सबसे ऊपर हमारा मुल्क है। हमारे मुल्क को किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए और कोई ऐसी पॉलिसी सरकार को नहीं अडॉप्ट करनी चाहिए वोट की खातिर जिससे देश को नुकसान पहुंचे। और यही नुकसान पहुंचाया था अंग्रेजों के समय में तमाम सारे ऐसे एलिमेंट्स ने, हिंदू नेशनलिस्ट ने, मुस्लिम नेशनलिस्ट ने, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को बंटवारे का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए। हम बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस तरह से कहना, टुकड़े टुकड़े गए वाली बात करना, यह भारत के सोचा भी नहीं जा सकता। कोई सोच भी नहीं सकता कि हिंदुस्तान का कभी टुकड़ा होना चाहिए। हिंदुस्तान न कभी टुकड़ा हुआ, न होगा, न कोई इस पे सोच सकता है, इसके बारे में न होने देंगे। हर भारतीय इस पे अडिग है। आज हम देखते हैं हिंदुस्तान का तकरीबन 60% हिंदू और मुसलमान इस बात की अडिग है कि उसका सब कुछ भारत है, उसका सब कुछ ये हिंदुस्तान है। यह हिंदुस्तान ही यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जिसे कोई मतलब नहीं, जिसे सिर्फ अपने धर्म से मतलब है, जिसे अपने राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं, मेजॉरिटी हिंदुस्तान की ऐसी है जो राष्ट्र से मतलब रखती है, राष्ट्र के लिए काम करती है। और तमाम सारी एजेंसीज से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, तमाम सारी सरकारों से, तमाम सारी पार्टियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज हिंदुस्तान को रहने दीजिए, भारत को भारत रहने दीजिए। इसे बांटिए मत, हिंदू मुसलमान में मत बांटिए, इसे किसी जाति में, संप्रदाय में मत बांटिए। इसे एक है, एक रहने दीजिए। इसका सर कश्मीर है, इसका पैर केरल है, इसके हाथ गुजरात है, इसका एक हाथ बंगाल है। इसको बने रहने दीजिए। अरुणाचल इसका हाथ है, इसे बने रहने दीजिए। कहीं भी हमारे हिंदुस्तान नहीं जाने वाला, न ही से हम जाने देंगे। आज बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।